हेलो जी, राधे राधे। यूजीसी नेट हिंदी यूनिट 8 यानी कि जो आपका नाटक सिलेबस में लगे हुए हैं, 14 नाटक हैं और सभी नाटकों की भूमिका हम यहाँ से देखने वाले हैं और 100% इस क्लास से आपका 1 से 2% पूछा ही जा सकता है। तो ज़रूर देख लीजिए, 1-2 क्यों बल्कि ज़्यादा ही प्रश्न पूछे जाएँगे, क्योंकि भूमिकाओं से प्रश्न काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनते हैं। ठीक है? तो जितने भी नाटकों की भूमिका आपकी लिखी गई है, सभी की भूमिका नहीं होती है और सभी की पूछी भी नहीं जाती है और जिनकी भूमिका पूछी जाती है, वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो पूरी क्लास ज़रूर देख लेना। पेपर से पहले यही शॉर्ट नोट्स होते हैं, जो आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं यूजीसी नेट हिंदी यूनिट 8 में सभी नाटकों की भूमिका हम पढ़ेंगे। इसके पात्र वगैरह हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है क्लास, तो वो भी देख लेना, आपको लिंक बाद में मिल जाएगी। सिंदूर की होली सबसे पहला जो हमारा नाटक है, वो है सिंदूर की होली। सिंदूर की होली नाटक 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के द्वारा लिखा गया है। ये ज़रूर ध्यान रखना, जो सिलेबस है हमारा, अगर आप पहली बार पेपर दे रहे हो तो आपको पता होगा, उसमें लाल लिखा हुआ है, ठीक है? लाल लिखा हुआ है, लेकिन लाल आपका गलत है, ठीक है? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के द्वारा ये लिखा गया नाटक है सिंदूर की होली, जो कि 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसकी भूमिका की बात करें तो ज़्यादा लंबी-चौड़ी नहीं है, छोटी-सी है लेकिन इम्पोर्टेंट है। इस नाटक की भूमिका में ही राम प्रसाद त्रिपाठी लिखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि जो सिंदूर की होली नामक नाटक है, इसकी भूमिका किसने लिखी है? तो ये राम प्रसाद त्रिपाठी जी लिखते हैं। प्रस्तुत नाटक के रचयिता श्री लक्ष्मी नारायण जी, ठीक है? लक्ष्मी नारायण जी इब्सन, बर्नार्ड शॉ आदि नाटककारों के विचारों और भावनाओं से प्रेरित होकर हिंदी नाट्य साहित्य में नवीन धारा का प्रचार करने की चेष्टा कर रहे हैं। ठीक है? ये किसने कहा है? रामप्रसाद त्रिपाठी जी कहते हैं। मिश्र जी ने बुद्धिवाद से प्रेरित होकर ये नाटक लिखा। यह एक समस्या नाटक है। ठीक है? यह एक समस्या नाटक है, जहाँ से इम्पोर्टेंट बन रहा है, वहाँ पर मैं आपको हाइलाइट करके बताती जाऊँ चलूँगी। वैसे सभी इम्पोर्टेंट है, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। चलिए, तो मिश्र जी ने बुद्धिवाद से प्रेरित होकर के ये नाटक लिखा है और ये एक समस्या नाटक है। ये कौन कहते हैं? रामप्रसाद त्रिपाठी जी कहते हैं। आगे है मोस्ट इम्पोर्टेंट, यह नाटक 3 अंकों में विभाजित है, ठीक है? तो याद रखना है सिंदूर की होली। सिंदूर की होली में भी 3 शब्द आते हैं और ये जो नाटक है वो भी 3 अंकों में विभाजित है। तो आसानी से आप याद कर लेना। इसमें तत्कालीन नारी समस्याओं का चित्रण किया गया है, ठीक है? जो सिंदूर की होली है, इसमें तत्कालीन नारी समस्याओं का चित्रण किया गया है और नारी ही सिंदूर लगाती हैं, है ना? आदमी तो मतलब जो नर होता है वो तो कोई सिंदूर लगाता नहीं है वैसे भी। तो नारी समस्याओं क का चित्रण किया गया है, ये भी आसानी से आपको याद हो जाएगा। सिंदूर कौन लगाता है? नारी लगाती हैं। जिसमें नारी देह पुनर्विवाद, ठीक है? पुनर्विवाह एवं वैधव्य की समस्या पर प्रकाश डाला गया है। इसमें मिश्र जी द्वारा प्रेम, कला एवं साहित्य का खूबसूरत अंतर्द्वंद चित्रण किया गया है। प्रत्येक पात्र का अपना-अपना व्यक्तित्व है। प्रत्येक की भावना और व्यक्तित्व का चित्रण सहानुभूतिपूर्वक किया गया है। ठीक है? इसमें भावुकता के भीतर बुद्धिवाद का पक्ष लिया गया है तथा सामाजिक वैषम्य को पृष्ठभूमि में नारी और पुरुष के संबंधों का चित्रण किया गया है। तो इसका जो आधार विषय है वो अच्छे से यहाँ पर समझा दिया गया है। इसको आप अच्छे से याद कर लेना, लास्ट टाइम पर इनका अच्छे से रिवीजन करके जाना, ठीक है? यहाँ से सीधे-सीधे प्रश्न मिलेंगे। जब मिलें तो मुझे भी आकर के बताना। अंधा युग नाटक, नेक्स्ट हमारा जो नाटक आता है वो है अंधा युग। ऐसा नहीं है कि सभी नाटकों की भूमिका नहीं है, जिनकी है उन्हीं की यहाँ पर मैंने रखी है। अंधा युग नाटक, इसकी भूमिका हम देखेंगे 1955 में प्रकाशित हुआ था, याद रखना, ठीक है? 1955। कई गाइडों में आपको 1954 भी देखने को मिलेगा, लेकिन 1955 बिल्कुल ठीक है। धर्मवीर भारती जी के द्वारा ये लिखा गया है। अंधा युग कदापि ना लिखा जाता यदि उसका लिखना मेरे बस की बात रह गई होती। कौन लिखते हैं? लेखक लिखते हैं खुद से कि अंधा युग कभी भी नहीं लिखा जाता यदि उसका लिखना और ना लिखना मेरे बस की बात होती। इस कृति का पूरा जटिल वितान जब मेरे अंतर में उभरा तो मैं असमंजस में पड़ गया। ठीक है? लेखक खुद कहते हैं, थोड़ा डर भी लगा। लगा कि इस अभिशप्त भूमि पर एक कदम भी रखा कि फिर बचकर नहीं लौटूंगा। पर एक नशा होता है अंधकार के गरजते महासागर की चुनौती को स्वीकार करने का, पर्वताकार लहरों से खाली हाथ जूझने का, अनमापी गहराइयों से में उतरते जाने का और फिर अपने को सारे खतरों में डालकर आस्था के
प्रकाश के, सत्य के, मर्यादा के कुछ कणों को बटोरकर, बचाकर धरातल तक ले जाने का। इस नशे में इतनी गहरी वेदना और इतना तीखा सुख घुला-मिला रहता है कि उसके आस्वादन के लिए मन बेबस हो उठता है। उसी की उपलब्धि के लिए यह कृति लिखी गई है। तो लेखक ने खुद से इसमें बताया है कि जब मेरे अंतर्मन में जब ये चीज़ें आई लिखने के लिए इस नाटक को लिखने के लिए, तो मुझे थोड़ा डर भी लगा था और मुझे ऐसा लगा था कि अगर मैं अंधा युग में क्या है आप जानते हैं, ठीक है? और अगर मैं ये नाटक लिखूँगा तो बच कर के नहीं लौटूँगा, ऐसा वो खुद से कहते हैं। पर एक नशा होता है अंधकार के गरजते महासागर की चुनौती को स्वीकार करने का, ये सीधा-सीधा यहाँ पर आपको ये पूछा जा सकता है कि भई ये किस नाटक की भूमिका से लिया गया है, ठीक है? इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। आगे कहते हैं, इस स्थल पर आकर मन का डर छूट गया था। कुंठा, निराशा, रक्तपात, प्रतिशोध, विकृति, क्रूरता, अंधापन, इनसे हिचकिचाना क्या, इन्हीं में तो सत्य के दुर्लभ कण छिपे हुए हैं। तो इनमें क्यों ना निडर धँसूँ, इनमें धँसकर भी मैं मर नहीं सकता। हम ना मरें, मरी है संसारा। ठीक है, हम ना मरें, मरी है संसारा, ये भी पूछा जा सकता है। पंक्तियों में आप जानते हैं आजकल का जो पैटर्न है, उसमें पूछा जाता है क्रम से पंक्तियों को लगाने के लिए, ठीक है? तो ये भूमिका की कुछ पंक्तियाँ आपको दे कर के भी सीधा-सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए ध ढंग से अभी तो मैं आपको बोल के पढ़ा रही हूँ, आप खुद से भी इसको पढ़ लेना, ठीक है? पर नहीं, संसार भी क्यों मरे, मैंने जब वेदना सबकी भोगी है, तो जो सत्य पाया है, वह अकेले मेरा कैसे हुआ? एक धरातल ऐसा भी होता है जहाँ निजी और व्यापक का बाह्य अंतर मिट जाता है। वे भिन्न नहीं रहते, कहियत भिन्न ना भिन्न। ठीक है? कहियत भिन्न ना भिन्न। तो इनको अच्छे से पढ़ लेना। आगे है, यह तो व्यापक सत्य है। यह तो व्यापक सत्य है जिसकी निजी उपलब्धि मैंने ही की। उसकी मर्यादा इसी में है कि वह पुनः व्यापक हो जाए। ठीक है? ये धर्मवीर भारती ने खुद से लिखा है। सभी की भूमिका देखो खुद से नहीं लिखी गई है, कुछ की भूमिका किसी अन्य विद्वान के द्वारा भी लिखी गई है, तो उनको भी यहाँ पर हम बता देंगे। आगे है आषाढ़ का एक दिन की हम भूमिका पढ़ने वाले हैं। 1958 में ये प्रकाशित हुआ था, याद रखना। मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है और मोहन राकेश का जो जीवन काल है ये 1925 से लेकर के 1972 ईस्वी तक होता है, ठीक है? 1925 में ही कृष्णा सोबती का जन्म होता है, वो भी हमारे सिलेबस में इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। और 1972 में मानस का हंस नामक उपन्यास आया था, ठीक है? इसको भी याद रख लेना। आगे 2 शब्द कहते हैं लेखक क्या कहते हैं? हिंदी नाटक रंगमंच की किसी विशेष परंपरा के साथ अनुस्यूत नहीं है। हिंदी नाटक रंगमंच की किसी विशेष परंपरा के साथ अनुस्यूत नहीं है। पाश्चात्य रंगमंच की उपलब्धियां ही हमारे सामने हैं, परंतु ना तो हमारा जीवन उन सब उपलब्धियों की मांग करता है और ना ही यह संभव प्रतीत होता है कि हम उस रंग शिल्प को व्यापक रूप से ज्यों का त्यों अपने यहाँ प्रतिष्ठित कर दें। आगे हिंदी रंगमंच के विकास से निसंदेह ये अभिप्राय नहीं है कि अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न रंगशालाएं राजकीय या अर्ध राजकीय संस्थाओं द्वारा जहां-तहां बनवा दी जाएं, जिससे वहां हिंदी नाटकों का प्रदर्शन किया जा सके। प्रदर्शन केवल आर्थिक सुविधा का ही नहीं है, एक सांस्कृतिक दृष्टि का भी है। हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। आगे हमारे दैनंदिन जीवन के दैनंदिन यानी कि प्रतिदिन का जो जीवन है, इसके राग रंग को प्रस्तुत करने के लिए, हमारे संवेदों और स्पंदनों को अभिव्यक्त करने के लिए जिस रंगमंच की आवश्यकता होती है, वह पाश्चात्य रंगमंच से कहीं भिन्न होगा। इस रंगमंच का रूप विधान नाटकीय प्रयोगों के अभ्यंतर से जन्म लेगा और समर्थ अभिनेताओं तथा दिग्दर्शकों के हाथों उसका विकास होगा। आगे कहते हैं संभव है यह नाटक उन संभावनाओं की खोज में कुछ योगदान दे सके। ठीक है, तो ये मोहन राकेश ने खुद से ये भूमिका लिखी है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। आगे है चंद्रगुप्त नाटक की भूमिका। चंद्रगुप्त नाटक में भूमिका में कुछ खास नहीं है, बल्कि थोड़ा-सा है, तो उसको देख लेते हैं। चंद्रगुप्त में कुल 25 वर्ष का इतिहास समाहित है, ठीक है? ये प्रसाद जी ने कहा है, चंद्रगुप्त में कितने वर्षों का इतिहास समाहित है? तो 25 वर्षों का है, ठीक है? इसको याद रख लेना। और चंद्रगुप्त एक धीरोदात्त नायक है, ये मैंने आपको जब पात्र पढ़ाए थे तब भी आपको बताया था, ठीक है? पात्रों को मैं पढ़ा चुकी हूँ सभी को और वन लाइनर भी कुछ मैंने करवाए हैं। इन्हीं सभी सभी पूरी की पूरी जो हमारी
यूनिट हैं उनके, है ना? आपने नहीं देखे हैं तो देख लेना, एक ही प्लेलिस्ट बनी हुई है सबकी। 12 बजे लाइव क्लास होती है, वो भी उससे भी आप जुड़ें, उसमें डेली अभी हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। सिकंदर के आक्रमण से शुरू करके सेल्यूकस की संधि तक का विस्तार इसमें किया गया है, ठीक है? कब से कब तक का है? तो सिकंदर के आक्रमण से लेकर के सेल्यूकस की संधि तक का विस्तारित 3 घटनाएँ इसमें वर्णित हैं, ठीक है? ये भूमिका में ही लिखा गया है कि इसमें 3 घटनाएँ वर्णित हैं, अल्छेंद्र का आक्रमण, नंद कुल की पराजय होना और सेल्यूकस का पराभव, ठीक है? तो ये 3 घटनाएँ हैं, चंद्रगुप्त नाटक में वर्णित हैं, ये याद रखना। और ये जो नाटक है प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है, 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ये भी ध्यान रखना। आगे है अंजो दीदी नाटक। अंजो दीदी नाटक भी 1955 में प्रकाशित हुआ था, जब अंधा युग प्रकाशित हुआ था, ठीक है? अंधा युग और अंजो दीदी दोनों एक साथ आए थे। अंजो कैसी थी? अंधी थी, ठीक है? इस तरह से आप याद कर लेना। इसकी भूमिका की बात करें तो उपेंद्र नाथ अस्त के द्वारा लिखा गया है, जिनका जीवन काल है 1910 से लेकर 1996 ईस्वी। अंजो दीदी एक मूल्यांकन, ठीक है? मूल्यांकन यानी कि ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो कमलेश्वर के द्वारा इसकी जो भूमिका है वो लिखी गई है, कमलेश्वर, ठीक है? और वैसे ही किसका है? उपेंद्रनाथ अस्क का। अंजू दीदी की वस्तु का संबंध अभिजात्य वर्ग से है। ठीक है? अंजू दीदी की वस्तु का संबंध किससे है? तो अभिजात्य वर्ग से है। अभिजात्य कुल की नारी अंजलि के मानस में जीवन को नियंत्रित और अनुशासित रखने की प्रवृत्ति के बीच संस्कारगत है। ठीक है? यानी कि जो अपने जीवन को नियंत्रित करना चाहती है और अनुशासित रखने की जो प्रवृत्ति आई है ना अंजलि के अंदर या अंजू के अंदर, वो उसे संस्कार में मिली है। जो कि उसे गोद लेने वाले नाना जी से विरासत में मिले हैं। ठीक है? ये जो वो इतनी ज़्यादा अनुशासित है, वो किसके कारण है? तो ये उसे अपने नाना जी से विरासत में मिले हैं, क्योंकि उसके नाना ने ही उसका पालन-पोषण किया था। अंजू में अपने वर्ग की वे सारी वृत्तियाँ हैं, जो टस से मस होना नहीं जानती हैं। उसके अपने व्यक्तित्व में वह हठ है, जो दूसरों को परास्त कर देता है, जिसके शिकार हैं वकील साहब। ठीक है? वकील साहब कौन है? जो उसके पति हैं, जो अपने विवाह से पहले उन्मुक्त, बंधनहीन सरिता की भाँति बह रहे थे। ठीक है? मतलब विवाह से पहले जब तक अंजू से उसका विवाह नहीं हुआ था, तब तक वो एकदम आज़ाद थे, एकदम बंधनहीन, बिना किसी बंधन के नदी की तरह अपना जीवन जी रहे थे, जिसका आभास मात्र उनकी सैलानी कोशिशों के रूप में कभी-कभी उभर उठता है। आरंभ में ही अंजू के प्रचंड अनुशासन की झलक मिल जाती है और वह खींच भी, जो बिगड़ी हुई मशीन को बनाने वाले मैकेनिक में होती है। पुर्जे ठीक से ना चलते देख आ जाती है। ठीक है? तो मैकेनिक की जब कोई मशीन खराब हो जाती है, मशीन का कोई पुर्जा ठीक से काम नहीं करता है, तो उसके अंदर भी झुँझलाहट पैदा हो जाती है। उसी तरह से अंजू अंजू के घर का अगर कोई भी मेंबर अगर ठीक से काम नहीं करता था, तो उसे भी इतना ही खींच उठती थी। ठीक है? आगे है बकरी नाटक। बकरी नाटक की भूमिका देखें तो बकरी नाटक 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा लिखा गया है। अगर इनके जीवन काल की बात करें, तो 1927 में जन्म हुआ था सर्वेश्वर जी का और 1983 तक ये जीवित रहे। इस नाटक के बारे में क्या कहते हैं? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनकी नाटक की भूमिका से प्रश्न हमेशा ही पूछा जाता है, तो इसको ज़रा ध्यान से देख लेना। यह नाटक इब्राहिम अलकाजी के साथ इस बातचीत के बाद लिखा गया था कि हिंदी में आम आदमी का समसामयिक नाटक नहीं है, ठीक है? हिंदी में ऐसा इब्राहिम अलकाजी के साथ एक बार ये जैसे कि मान लीजिए बातचीत कर रहे हैं, भाई लेखक हैं और लेखक को तो कहीं से भी उनके दिमाग में आ सकता है कि भई मुझे इस पर काम करना चाहिए, है ना? और इस चीज़ पर मुझे ग्रंथ लिखना चाहिए, नाटक बनाना चाहिए। तो आम आदमी के बारे में इनके दोनों की बातचीत हो रही थी कि आम आदमी का कोई भी नाटक नहीं लिखा गया है, तो यहीं से ये लिखने की इसका जो दिमाग में विचार आया था, यहीं से आया था। इब्राहिम अलकाजी का नाम याद रखना। इसके लिखे जाने पर उनके राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की नाट्य मंडली ने इसे 2 दिन कुछ आमंत्रित लोगों के सामने खेला भी था, लेकिन किन्हीं अज्ञात कारणों से इसका विधिवत प्रदर्शन नहीं किया गया। बाद में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के ही एक छात्र रंजीत कपूर, नाम याद रखना, रंजीत कपूर ने इसे लखनऊ में प्रस्तुत किया, जहां इसकी प्रस्तुति को राज्य की नाटक अकादमी ने पुरस्कृत भी किया था। आगे लिखे जाने और खेले जाने के दौरान नाटक के आलेख में रूप की दृष्टि से कुछ परिवर्तन हुए, कुछ और भी जुड़ा। ठीक है? कुछ परिवर्तन हुए जब लिखा जा रहा था और खेला जा रहा था, है ना? तो उस समय इसमें क्या हुआ, कुछ परिवर्तन भी हुए, कुछ और भी जैसे होता है ना, जब किसी की किताब छपती है, मान लीजिए कोई किताब लिखता है, कोई नोट्स बनाता है, तो उसे पहली बार में कुछ कमी रह जाती है, तो दूसरी बार में और उसमें संशोधन करना पड़ता है। तो वैसे ही इस नाटक में भी थोड़ा बहुत क्या करना पड़ गया, कुछ और परिवर्तन हो गए।
राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और लखनऊ की प्रस्तुति में वे जुड़े हुए अंश नहीं खेले गए थे। जो बाद में इसमें अंश जोड़े गए थे, वो उस वक़्त नहीं खेले गए थे, ये ध्यान रखना, ठीक है? इसे संपूर्ण रूप में प्रस्तुत करने के लिए आलेख कविता नागपाल ने लिखा था, ठीक है? ने ले लिया, कविता नागपाल ने ले लिया और इसे जन नाट्य मंच द्वारा प्रस्तुत करने का बीड़ा भी उन्होंने उठाया। नाम याद रखना कविता नागपाल, ठीक है? कविता नागपाल इसे संपूर्ण रूप में प्रस्तुत करने के लिए आलेख कविता नागपाल ने ले लिया लिखने का इसके काम, ठीक है? उसी समय संयोग से श्रीकांत व्यास, नाम याद रखिएगा, श्रीकांत व्यास से भेंट हुई और उन्होंने इसे तुरंत छापने में उत्साह दिखाया। फलस्वरूप इसका प्रकाशन और प्रथम बार संपूर्ण मंचन साथ-साथ संपन्न हुआ। आगे है नाटक में अनेक रूपगत परिवर्तनों और परिवर्तन हुए और परिवर्धन यानी कि जो इसमें जोड़ा गया था उसके लिए लेखक कुमारी ज्योति देशपांडे, भानु भारती और कविता नागपाल का कृतज्ञ है। ठीक है? नाटक में अनेक रूपगत परिवर्तन और परिवर्धनों के लिए जो लेखक है, लेखक कौन है इसका? लेखक कौन है? है ना? ये आप जानते हो। लेखक कुमारी ज्योति देशपांडे और भानु भारती और कविता नागपाल का क्या है? कृतज्ञ है, उनका उपकारी है। आगे है जिस लगन और परिश्रम से ज्योति देशपांडे ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में इसका निर्देशन किया, वह लगभग अदेखा ही रह गया, ये खेद की बात है। ठीक है? उसको देखा नहीं गया लेखक के द्वारा। आगे वो कहते हैं, यहाँ से आप समझ लीजिए मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर है क्योंकि ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है। यह नाटक नहीं लिखा जाता, लेखक खुद कहते हैं कि ये नाटक नहीं लिखा जाता अगर यदि हिंदी में कोई ऐसा नाटक होता जिसमें जन चेतना को लोक भाषा और लोक रूपों के माध्यम से सामाजिक अन्याय के साथ जोड़ने का एक नया व्याकरण देखने को मिल जाता। ठीक है? अगर ऐसा पहले से ही और भी कोई नाटक लिखे गए होते जो लोक भाषा, जन चेतना को लोक भाषा और लोक रूपों के माध्यम से सामाजिक अन्याय के साथ जोड़ सके, तो मैं इस नाटक को नहीं लिखता, ये लेखक खुद कहते हैं। यदि हिंदी के दूसरा कारण यह है कि यदि हिंदी के तथाकथित श्रेष्ठ नाटक बड़े प्रेक्षागृहों, भारी तामझाम और विद्वत प्रेक्षक समाज के मोहताज नहीं होते, तो ये नाटक नहीं लिखा जाता। आगे कहते हैं, यदि हिंदी के नाटककार यश प्रार्थी ना होकर आम आदमी की पीड़ा को समझते, आम आदमी की ज़बान में आम आदमी के बीच ले जाते, ले जाना हिंदी रंगमंच के लिए आज अनिवार्य मानते, ठीक है? मतलब हिंदी के नाटककार अगर केवल और केवल अपनी प्रसिद्धि ना चाह करके आम आदमी की पीड़ा को समझते, आम आदमी की ज़बान में बात करते और आम आदमी के बीच ले जाते रंगमंच को, है ना? तो ये नाटक नहीं लिखा जाता, ऐसा लेखक ने कहा है। यह नाटक जितना ही गाँव, कस्बों, मज़दूर बस्तियों और स्कूलों, कॉलेजों में खेला जाएगा, उतना ही इसका उद्देश्य पूरा होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये भी किसने कहा है? खुद लेखक ने कहा है। आगे हमारा जो नाटक आता है उसका नाम है आधे अधूरे। आधे अधूरे की भूमिका देखेंगे 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ये ध्यान रखना मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया है। मोहन राकेश जी का जो समय है वो 1925 से लेकर के 1972 तक है। निर्देशक का वक्तव्य, अच्छा इसमें जो निर्देशक हैं वो कौन है? ओम शिवपुरी। ओम शिवपुरी ने ये जो निर्देशन इसका किया था ये ध्यान रखना और इन्होंने इसकी भूमिका में क्या-क्या बताया है। एक निर्देशक की दृष्टि से आधे अधूरे मुझे समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है? निर्देशक की दृष्टि से ओम शिवपुरी जी कहते हैं कि आधे अधूरे जो नाटक है वो समकालीन जिंदगी का मुझे पहला सार्थक हिंदी नाटक लगा। यह मौजूदा जीवन की विडंबना के कुछ एक सघन बिंदुओं को रेखांकित करता है। इसके पात्र, स्थितियां एवं मन स्थितियां यथार्थपरक तथा विश्वसनीय हैं। इसका गठन सुदृढ़ एवं रंगोपयुक्त है। पात्रों के प्रवेश और प्रस्थान रंग प्रभावों की दृष्टि से भली भांति संयोजित हैं। पूरे नाटक की अवधारणा के पीछे सूक्ष्म रंग चेतना निहित है। तो इसमें जो ये पहली लाइन है इसको आप अच्छे से याद रखना, ओम शिवपुरी ने कहा है। आगे है आधे अधूरे आज के जीवन के एक गहन अनुभव खंड को मूर्त करता है। इसके लिए हिंदी के जीवंत मुहावरे को पकड़ने की सार्थक प्रभावशाली कोशिश की गई है। पहले वाचन के समय ही मुझे इसकी भाषा में बड़ी कशिश लगी थी। कहना ना होगा कि इस नाटक की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता इसकी भाषा है। इसमें वह सामर्थ्य है जो समकालीन जीवन के तनाव को पकड़ सके। शब्दों का चयन, उनका क्रम, उनका संयोजन, सब कुछ ऐसा है जो बहुत संपूर्णता से अभिप्रेत को अभिव्यक्त करता है। लिखित शब्द की यही शक्ति और उच्चारित ध्वनि समूह का यही बल है, जिसके कारण यह नाट्य रचना बंद और खुले दोनों प्रकार के मंचों पर अपना सम्मोहन बनाए रख सकी। आगे है, जहां तक अधिनिरूपण का सवाल है,
आधे अधूरे मेरे लिए कई दृष्टियों से अर्थवान है। यह आलेख एक स्तर पर स्त्री पुरुष के बीच के लगाव और तनाव का दस्तावेज है। ठीक है, ये दस्तावेज कहाँ है? स्त्री पुरुष के बीच का लगाव और तनाव दोनों को। ठीक है, महेंद्र नाथ सावित्री से प्रेम करता है, सावित्री भी उसे चाहती रही होगी, लेकिन ब्याह के बाद महेंद्र नाथ को बहुत निकट से जानने पर उसे उससे वीतरसना होने लगी। ठीक है, बाद में महेंद्र नाथ, और ये आपने जरूर अगर नाटक पढ़ रखा होगा तो इसकी कहानी आसानी से आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि जीवन से सावित्री की अपेक्षाएं बहुमुखी और अनंत है। सावित्री की जो अपेक्षाएं थी जीवन से वो बहुत ज्यादा थी, लेकिन जब वो महेंद्र नाथ को करीब से जानती है तो उसे कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि महेंद्र नाथ के साथ रहने से या उसकी जो जीवन की इच्छाएं हैं, वो अधूरी रह जाएंगी। अब महेंद्र नाथ की बेकारी की हालत में सावित्री बहुत कटु हो गई है। अब वो बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, जैसे पहले अच्छी थी वो अब अच्छी नहीं रह गई है। एक ओर घर को चलाने का असहा बोझ है, असहा जो कि सहन नहीं किया जा सकता, तो दूसरी ओर जिंदगी में कुछ भी हासिल ना कर पाने की तीखी कचोट है। अपने बच्चों के बर्ताव से अत्यंत तिक्त हुई सावित्री बची-कुची जिंदगी को ही एक पूरे संपूर्ण पुरुष के साथ बिताने की आकांक्षा रखती है, पर यह आकांक्षा पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि संपूर्णता की तलाश ही शायद उसकी वाजिब नहीं है। ठीक है? आगे है, सावित्री की कमाई पर पलता हुआ बेकार महेंद्रनाथ दयनीय है। यानी कि जो घर में जो कमाने वाली कमा कमा कोई रहा है तो वो सावित्री कमा रही है, और उसकी कमाई पर पलता हुआ कौन है? बेकार महेंद्रनाथ है। कभी जिस घर का वह गृह स्वामी था, आज उसी घर में उसकी हालत एक नौकर के समान है। अब वह केवल, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको पकड़ लीजिए, अब वह केवल एक ठप्पा, एक रबर का टुकड़ा है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो ध्यान देना इस पर। आगे है, वह सावित्री के पुरुष मित्रों को जानता है और जब तब उनका जिक्र करके अपने दिल की भड़ास निकालता रहता है। अपने कुचले आत्मसम्मान को बचाने की खातिर वह अक्सर शुक्र और शनिचर को घर छोड़कर चला जाता है, लेकिन कुछ घंटों के बाद वो वापस भी आ जाता है, थका हारा और पराजित अपने आप को महसूस करता है, क्योंकि यही अब उसकी नियति बन चुकी है। आगे एक दूसरे स्तर पर यह नाट्यकृति पारिवारिक विघटन की गाथा है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है पारिवारिक, जैसे कि चार ऑप्शन देके आपको पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा नाटक है जो कि पारिवारिक समस्याओं पर आधारित है, तो ये है पारिवारिक विघटन पर आधारित कौन सा है? आधे अधूरे नाटक है, जो कि 1969 में प्रकाशित हुआ था। इस अभिशप्त कुटुंब का हर एक सदस्य एक दूसरे से कटा हुआ है। घर की त्रासदायक हवा से वे अपने और एक दूसरे के लिए जहरीले हो रहे हैं। बड़ी लड़की मनोज रूपी हमदर्द द्वार को पाते ही बाहर निकल भागी है। लड़का पत्रिकाओं से अभिनेत्रियों की रंगीन तस्वीरें काटता हुआ उस मौके के इंतजार में है जब वह भी यहाँ से निकल सकेगा। अपने पिता के लिए उसके मन में करुणा है, माँ के लिए आक्रोश है। अगर आपने अभी तक इसके पात्र नहीं देखे हैं, तो पात्रों वाली वीडियो आप ज़रूर देख लेना और आप समझ सकते हैं जो सावित्री है, महेंद्र नाथ है, उनके 3 बच्चे हैं, बिन्नी, किन्नी और अशोक, ठीक है? तीनों को याद रख लेना और जो बड़ी लड़की है बिन्नी वो भाग जाती है, किसके साथ में? मनोज के साथ और जो लड़का है अशोक वो भी कहीं न कहीं अपनी माँ के खिलाफ रहता है, ठीक है? और वह बड़ी बहन के प्रेम में विश्वास नहीं करता, उसे घर से निकलने का एक ज़रिया मानता है बस। वो कहता उस अपने पिता के लिए उसके मन में करुणा है, माँ के लिए आक्रोश है। ठीक है? लड़का अशोक की बात यहाँ पर हो रही है और वह बड़ी बहन के प्रेम में विश्वास नहीं करता। उसे ऐसा लगता है कि उसकी बहन बस इस घर से निकलना चाहती थी इसलिए वो यहाँ से चली गई। आगे छोटी लड़की जो है माता-पिता, बहन-भाई किसी के प्रति लगाव महसूस नहीं करती है। ठीक है? मतलब घर में सीधा सा ये है कि जो घर का वातावरण है वो बिल्कुल ज़हरीला हो चुका है और घर में इतने कम सदस्य होने के बावजूद भी कहीं न कहीं क्या है एक-दूसरे से जो है कि दुश्मनी साधे हुए हैं, ठीक है? बच्चे और माता-पिता हैं बस, उसके अलावा कोई नहीं है। अपनी छोटी-छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति ना होने से बेहद कड़वी होकर वह कैंची की तरह जुबान चलाती है और यौन संबंधों में वह दिलचस्पी लेने लगती है, जो उसकी आयु से कहीं आगे बढ़ कर के है। उसकी बदमिजाजी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जो छोटी लड़की है किन्नी, ठीक है? इसमें उम्र वगैरह भी आपको बता दी गई है, आप पात्रों वाली वीडियो देखना, किन्नी की बात हो रही है यहाँ पर। उसकी बदमिजाजी दिन पर दिन बढ़ती जाती है क्योंकि पिता की बेकारी और माँ के पुरुष मित्रों और बड़ी बहन के घर से भाग जाने के कारण उसे बाहरी लोगों की कुत्सित बातें सुननी पड़ती हैं। आगे दफ्तर और घर में दिन भर खटती सावित्री सिर्फ बिन्नी से ही थोड़ी-सी सहानुभूति पाती है। बिन्नी उसकी बड़ी लड़की है जो कि उम्र में 20 साल से थोड़ी कम है। हालाँकि बिन्नी भी उससे इसी सवाल की तलबगार है कि इस घर में ऐसा क्या है
जो यहाँ से निकल जाने के बाद भी उसके और मनोज के बीच काली छाया के समान आ जाता है। यानी कि जो बिन्नी है वो भी अपनी माँ से इसी सवाल का जवाब माँगती है कि मैं इस घर से चली तो गई, लेकिन फिर भी पता नहीं ऐसा क्या है जो हमारे हमेशा बीच में आ ही जाता है। यानी कि जो हमेशा ऐसा लगता है मेरा पीछा कर रहा है कोई साया, ठीक है? जिससे मैं निकल नहीं पा रही हूँ। सीधी-सी बात ये है कि जो उसने बचपन से सीखा है, जो चीज़ें उसने देखी हैं, जो उसके दिमाग पर छाया हुआ है, वो कहीं न कहीं कोई भी हो ज़ाहिर-सी बात है कोई भी इंसान हो, जो उसने बचपन से अगर उसने कड़वी यादें हैं उसके मन में, तो वो खुश नहीं रह सकता है, ठीक है? आगे है अशोक सावित्री के प्रभावशाली व्यक्तियों से संबंध बनाने का विरोधी है। अशोक उसका बेटा है सावित्री का और ये प्रभावशाली व्यक्तियों से सावित्री जो संबंध बनाती है उसका वो विरोधी है क्योंकि उसके घर पर जो लोग आते-जाते हैं उसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। ऐसे लोगों के घर में आने पर वह अपनी निगाह में जितना छोटा है उससे कहीं और छोटा महसूस करता है। कुल मिलाकर ये पारिवारिक अंतर संबंध दिलचस्प ढंग से बहुस्तरीय है। आगे कहते हैं एक अन्य स्तर पर यह नाट्य रचना मानवीय संतोष के अधूरेपन का रेखांकन है। जो जिंदगी से बहुत कुछ चाहते हैं उनकी तृप्ति अधूरी ही रहती है। महेंद्रनाथ यानी कि ज़िंदगी से अगर आप बहुत कुछ मतलब बहुत सारी इच्छाएँ हैं और मेहनत नहीं करना चाहते हैं और जब हमारी इच्छाएँ पूरी नहीं हो पाती हैं, तो इस तरह का जो वातावरण है ना, वो हमारी ज़िंदगी में या फिर हमारे परिवार में वो अपना रूप ले लेता है। आगे महेंद्रनाथ एक ही इसमें इंसान है, ये ध्यान रखना इसकी भूमिका में ही बता दिया गया है। इंसान केवल एक है और एक ही 4 पात्रों का रोल अदा करता है। इसमें महेंद्रनाथ, सिंघानिया, जगमोहन और जुनेजा ये 4 नाम आते हैं। चारों बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको पुरुष 1, पुरुष 2 यानी सॉरी पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3 और पुरुष 4 ठीक है? ये इस तरह से आपको मिलेगा। ये अलग-अलग गुणों के 4 पुरुष हैं। पुरुष एक ही है, नाटक में पुरुष एक ही है लेकिन 4 अलग-अलग भूमिकाओं में वो मतलब अपना जो पहनावा है ना वो बदल कर के आता है। आगे देखेंगे हम। चुनाव के एक क्षण में सावित्री ने महेंद्रनाथ के साथ गाँठ बाँध ली थी। यानी कि सावित्री ने एक बार में महेंद्रनाथ को पसंद किया और उसके साथ विवाह रचा लिया लेकिन आगे चलकर अपने को भरा-पूरा महसूस नहीं पाया। लेकिन अगर वह महेंद्रनाथ की बजाय जगमोहन से रिश्ता जोड़ती, तब भी उसकी अनुभूति वही रहती क्योंकि तब जगमोहन में जुनेजा के गुण नहीं मिलते और इस तरह यह दुष्चक्र चलता ही रहता है। यानी कि जिसकी इच्छा बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं अपनी हद से ज़्यादा बढ़ कर के हो जाती हैं और पूरी नहीं होती, तो उसे फिर कहीं भी संतुष्टि मिल नहीं सकती। आगे एक स्तर पर यह नाटक मेरे लिए इसीलिए इस नाटक से आपको ये सीखने को भी मिलता है, ठीक है? कमेंट में मुझे ज़रूर बताना इस नाटक से आप क्या सीख पा रहे हो अपने परिवार के लिए। एक स्तर पर यह नाटक मेरे लिए व्यक्तियों की विभिन्नता के बावजूद मानवीय अनुभव की समानता का दिग्दर्शन है। इसके लिए नाटककार ने एक ही अभिनेता द्वारा ये ओम शिवपुरी का कथन है, इसलिए ध्यान रखना यहाँ पर नाटककार कौन है? मोहन राकेश है। इसके लिए नाटककार ने एक ही अभिनेता द्वारा ठीक है, अभिनेता एक ही है, 5 पृथक भूमिकाएँ निभाए जाने की दिलचस्प रंग युक्ति का सहारा लिया है, ठीक है? 5 पृथक भूमिकाओं में है वो, देखते हैं आगे। महेंद्रनाथ की जगह जगमोहन को रख देने से या जगमोहन के स्थान पर जुनेजा को रख देने से स्थिति में कोई बुनियादी अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि परिस्थितियों के एक ढांचे में व्यक्ति लगभग समान ढंग से बर्ताव करता है। जैसे कि आप फ़िल्म देखते हैं, फ़िल्मों में एक ही इंसान है एक ही इंसान को अलग-अलग फ़िल्मों में जब आप देखते हो, कॉमेडी के रूप में आप उसको देखते हो या फिर आप उसको एक पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में देख लो, चाहे फौजी के रूप में देख लो, हर रूप में वो आपको ऐसा लगता है बिल्कुल हाँ, ये परफ़ेक्ट है। वैसे ही एक इंसान है यहाँ पर लेकिन जो रोल अदा कर रहा है, वो हर रोल में कहीं न कहीं बिल्कुल एकदम फिट बैठ गया है। ठीक है? ये ओम शिवपुरी का कहना है नाटककार के लिए। इसी अनुभव पर बल देने के लिए कुछ एक प्रदर्शनों में नाटक की शुरुआत के साथ एक स्पॉट कमरे में लगे मुखौटे को आलोकित करता था। आगे कहता है, आधे-अधूरे का जो कार्यस्थल है, वो मकान का बैठने का कमरा है। ठीक है? आधे-अधूरे का जो कार्यस्थल है, जहाँ पर इसका जो वर्क हुआ है, ठीक है? जो कार्य जो हुआ है, वो मकान का बैठने का सिर्फ़ एक कमरा है, जिसमें सोफ़े हैं, कुर्सियाँ हैं, मेज़ें हैं, अलमारी है, किताब और फाइलें रखी हुई हैं। यह कमरा एक समय साफ-सुथरा रहा होगा, पर सालों की आर्थिक कठिनाइयों के कारण अब सब धूल की तरह जम गई है। ठीक है? समझ रहे हैं आप? यानी कि एक परिवार के रूप में यानी कि एक घर के रूप में एक कमरे को रखा गया है और उस कमरे में जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई गई हैं और उसके अलावा पहले ये साफ-सुथरा रहता होगा, यानी कि जब विवाह हुआ था, जब सब कुछ खुशी-खुशी रहते थे, तो ये सब कुछ साफ-सुथरा दिखाई देता था। लेकिन बाद में उन सब पर क्या जम गया है, धूल-मिट्टी जम गई है, क्योंकि अब घर में जब खुशियाँ नहीं हैं,
तो जो औरत है वो खुश नहीं है और वो घर की सफाई भी करती नहीं है, ठीक है? क्रॉकरी पर चटकन है ना? क्रॉकरी चटक गई है यानी कि जो बर्तन होते हैं, दीवारें मटमैली हो गई हैं, परिवार का हर सदस्य एक-दूसरे से कटा हुआ है। घर की हवा तक में उस स्थायी तल्खी की गंध है जो पाँचों व्यक्तियों के मन में भरी हुई है। ऊब, घुटन, आक्रोश, विद्रूप, दम घोंटने वाली मनुष्यत जो मरघट में होती है, मरघट यानी कि श्मशान को बोलते हैं, ठीक है? मरघट किसको बोलते हैं? शमशान को बोलते हैं, याद रख लेना। यानी कि उस परिवार में वही मनुष्यत छाई हुई है जो कि शमशान के अंदर होती है, जब जहाँ पर कोई इंसान एक-दूसरे से बातें नहीं करता है। आगे यह नाटक संभवतः खुले मंच के लिए उपयुक्त नहीं है। उसमें नाटक के तनाव और सघनता के बिखर जाने का खतरा है। लेकिन मेरी ये मान्यता है कि गंभीर नाट्य दल को दर्शक पाने के लिए नए रास्ते ढूँढते होंगे। आगे कहते हैं कि मैं प्रदर्शन में सादगी का कायल हूँ, ठीक है? ये लाइन याद रखना। इसलिए प्रकाश व्यवस्था में भी किसी तरह के लटके नहीं थे। नाटक के लिए उपयुक्त सादी आलोक पद्धति थी, ठीक है? इसमें जब भई घर में परिवार में बिल्कुल सुख शांति तो इसमें है नहीं नाटक के अंदर, ठीक है? तो उसमें प्रकाश वगैरह की और बहुत ज़्यादा चमक की और उसकी रंगमंच की व्यवस्था करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, ठीक है? पूरा जो नाटक है ना उसका रोल केवल और केवल एक कमरे में हो जाता है आराम से, ठीक है? प्रारंभ में कुछ एक स्पॉट घर की विभिन्न चीजों को आलोकित करते थे, फिर हाइस हाउस लाइट में घुल मिल जाते थे। इसी प्रकार दूसरे अंक के शुरू में 2 स्पॉट लड़के और बड़ी लड़की को आलोकित करते थे, फिर एक प्रकाश व्यवस्था में सम्मिश्रित हो जाते थे। इसको आप एक बार पढ़ लेना, जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको बता देती हूँ। अ, एक ही अभिनेता को 5 भूमिकाएँ करनी थी, इसके लिए वह केवल एक ऊपरी वस्त्र बदलता था। याद रखना, केवल और केवल ऊपरी वस्त्र बदलता। अब यहाँ पर जो आप ये पैराग्राफ देख रहे हो ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 3 स्टार लगा लीजिए, हाँ से 100% क्वेश्चन आता है। एक ही इंसान है, वो अलग-अलग वेश में जब आता है, तो इनका वेश आपसे पूछा जाता है। तो पहले सबसे पहले जब वो आता है, तो काला सूट उसने पहना हुआ है, ठीक है? सबसे पहले काला सूट पहनकर आता है, काले सूट वाला आदमी। फिर कोट उतारकर केवल कमीज बदलता है, कमीज पहनकर आता है, तो महेंद्रनाथ बन जाता है, क्योंकि महेंद्रनाथ आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है। और आप देखेंगे भई जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर होता है, तो सूट पहनने की तो उसकी औकात होती नहीं है, ठीक है? तो कमीज पहन कर के आता है महेंद्रनाथ। फिर बंद गले का कोट पहन कर के आता है और टोपी ऊपर लगा लेता है, ठीक है? तब क्या बन जाता है वो सिंघानिया बन जाता है, थोड़ा-सा अपने आर्थिक स्थिति में मजबूत है। आगे हाई नेक की कमीज पहनता है और हाई नेक की जब कमीज पहनता है तो जगमोहन बन जाता है और फिर लंबा कोट पहन कर के आता है तो जुनेजा बन जाता है। बिन्नी, किन्नी और अशोक की पोशाकों में कोई परिवर्तन नहीं था, है ना? सबने एक जैसी पोशाक अपने पूरे टाइम पहन रखी थी। केवल सावित्री दूसरे अंक के लिए साड़ी बदलती थी क्योंकि वह स्थिति की माँग थी। साड़ी बदलनी थी क्योंकि पहले जब शुरू-शुरू में वो खुश थी तो वो सूट, पैंट कुछ भी पहन सकती थी, लेकिन दूसरे में उसको कहीं न कहीं दुखी दर्शाना था, है ना? तो उसने साड़ी बदल ली। आगे प्रस्तुति की एक अन्य उल्लेखनीय विशेषता थी मेकअप का ना होना, ठीक है? अब मेकअप भई कहाँ पर होगा? जहाँ पर खुशियाँ होंगी। अब वो मेकअप नहीं किया उसने क्योंकि उसको वो खुश नहीं थी औरत। नायिका केवल वही मेकअप किए हुए थी जो उस इस जैसी स्त्री वास्तविक जीवन में करती है। इसके अलावा किसी कलाकार ने पाउडर इत्यादि को छुआ भी नहीं था। ठीक है? पाउडर वगैरह का यूज़ नहीं किया गया। ये इसमें नाटक रंगमंच के लिए बताया गया है। आगे इस प्रदर्शन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी नाटककार और निर्देशक का पारस्परिक सहयोग। पहले पूर्वाभ्यास से ही राकेश जी साथ थे और पहले प्रदर्शन तक वे बराबर इस कलात्मक यात्रा के सहयात्री रहे। ये ओम शिवपुरी जी कहते हैं कि जब तक इस नाटक को प्ले करने के लिए शुरू से ही ठीक है पूर्व अभ्यास किया जा रहा था, यानी कि इसका जो रिहर्सल वगैरह हो रहा था उस समय से लेकर के मोहन, राकेश और ओम शिवपुरी सब साथ-साथ में रहे थे। फर्नीचर में तिपाई के चुनाव से लेकर के नाटक के अधिनिरूपण तक हमने साथ-साथ काम किया। अनेक बार मतभेद भी हुए, लंबे वाद-विवाद भी चले, लेकिन अंतिम अंतिम रूप में जो नाट्य परिणाम सामने आया, उसे लेकर हम दोनों ही सहमत थे। अर्थात प्रस्तुति में ऐसा एक भी तत्व नहीं था जिससे या तो मैं असहमत होता या फिर मोहन राकेश जी। तो इसकी जो भूमिका है वो थोड़ी-सी लंबी है, लेकिन इसमें से 100% क्वेश्चन आपके पूछे भी जाते हैं। आगे हमारा लास्ट जो नाटक रह गया है वो है महाभोज। महाभोज का प्रकाशन वर्ष है 1982 ईस्वी और ये मन्नू भंडारी जी के द्वारा लिखा गया है। अच्छा, ये जो नाटक है ना, इसमें आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। एक तो मंच प्रस्तुति से पहले, जब तक ये नाटक खेला गया था, उससे पहले की भूमिका लिखी गई है और फिर नाटक खेला जाने के बाद में लिखी गई है, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट है, देखते हैं हम। महाभोज पहले उपन्यास के रूप में लिखा गया था। सबसे पहले तो यही याद रखना,
मन्नू भंडारी ने महाभोज नाम का पहले उपन्यास लिखा था और फिर इसे नाटक के रूप में परिवर्तित किया था। ठीक ठीक है, फिर नाटक के रूप में लिखा था और वो बताती हैं कि मेरे लिए बिल्कुल 2 भिन्न रचनात्मक अनुभवों से गुज़रना पड़ा क्योंकि स्वाभाविक भी है, क्योंकि हर विधा की अपनी अलग-अलग ज़रूरतें होती हैं। उपन्यास कुछ और डिमांड होती है उपन्यास की, जबकि नाटक की कुछ और होती है, अलग शर्तें होती हैं दोनों की। उपन्यास लिखते समय उसकी स्थितियों, समस्याओं और पात्रों के साथ ही पाठक का अस्तित्व भी इस तरह घुल-मिल गया था कि अलग से कभी उसका बोध ही नहीं हुआ। लेकिन नाटक को तो दर्शक से ही आरंभ करना पड़ा और उसकी निरंतर उपस्थिति लेखन को कहीं न कहीं नियंत्रित और निर्धारित भी करती रही। उपन्यास के पूरे विस्तार को कसी हुई और प्रभावपूर्ण दृश्य योजना में बदलना, अपने को अनुपस्थित करके केवल संवादों और क्रियाओं या मुद्राओं के माध्यम से सारे पात्रों और स्थितियों को उजागर करना, सारी प्रस्तुति को सीमित अवधि और रंग स्थलों में केंद्रित कर देना, ये और ऐसी ही जाने कितनी अपेक्षाएँ, सीमाएँ थी, जिनसे बंधकर मुझे अपनी बात कहनी थी। यहाँ पे कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट दिख नहीं रहा है, आगे मैं आपको बता देती हूँ। इस प्रकार नाटक की अपेक्षा और अपने मंतव्य के बीच निरंतर संतुलन बिंदु खोजते जाना मेरे उपन्यासकार के लिए निहायत ही नया अनुभव था। निश्चय ही इस प्रक्रिया ने मेरी समझ और दृष्टि को अधिक व्यापक और समृद्ध किया। ये लेखिका कहती हैं, इसको आप याद रखना। आगे कहती हैं, उपन्यास के रूप में महाभोज चरित्र प्रधान उपन्यास है। ना तो चरित्र प्रधान उपन्यास है, ठीक है? यहाँ पर आप स्टार लगा लीजिए। उपन्यास के रूप में जो महाभोज है, वो तो ना तो चरित्र प्रधान उपन्यास है, ना ही समस्या प्रधान उपन्यास है। वैसे कथानकों में आसानी यह होती है कि सारी चीज़ को समेटकर चरित्र या समस्या के आसपास केंद्रित कर दिया जाता है। रचना तब चुस्त भी लगती है और नुकीली भी लगती है। महाभोज आज के राजनीतिक माहौल को उजागर करने वाला, ठीक है? ये राजनीतिक प्रस्तुति करता है, ये थोड़ा ध्यान रखना और ये पूछा जाता है पॉइंट, ठीक है? उजागर करने वाला स्थिति प्रधान उपन्यास है। आज राजनीति को स्वप्नों, आदर्शों और मूल्यों वाला व्यक्ति नहीं चलाता है। बिल्कुल, ठीक है? ये मन्नू भंडारी जी का आप जानते हैं, बहुत पुराना उपन्यास नहीं है और आज भी हमारे देश की जो राजनीति है, उसकी स्थिति यही है। आज राजनीति को स्वप्न, आदर्श और मूल्यों वाला व्यक्ति नहीं चलाता, बल्कि राजनीति खुद अपने चरित्र गढ़ती चलती है। ऐसे चरित्र जो अपने भीतरी निर्णय, विवेक या साहस से नहीं चलते, वरन स्थितियों के दबाव से बनते और बिगड़ते रहते हैं। उनका महत्व इसमें निर्जीव मोहरों से अधिक नहीं है। हर प्यादे की लड़ाई फर्जी बनने की है। हर प्यादे की लड़ाई कैसी है? फर्जी बनने की है। ठीक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पंक्तियां आपसे पूछी जा सकती हैं। लड़ाई की इस विसाहत ने समाज के हर वर्ग को धीरे-धीरे अपने चंगुल में ले लिया है। राजनीति की जो ये लड़ाई है आप जानते हैं और आज के समय पे तो ये बहुत अच्छी तरीके से जो नाटक है वो अच्छी तरीके से लागू होता है। धीरे-धीरे अपने चंगुल में ले लिया है, लेकिन मनुष्य क्या इतनी आसानी से अपने को स्थितियों के स्पुर्द कर देता है? यह बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं करता। इस अर्थ में यह उपन्यास स्थिति प्रधान भी है और यथा स्थिति के विरुद्ध विद्रोह भी है। ठीक है, यथास्थिति के विरुद्ध विद्रोह भी है। ये जो उपन्यास है महाभोज, याद रखना। व्यापक पृष्ठभूमि और चरित्रों की भीड़ वाले इस कथानक को केवल 2 ढाई घंटे की सीमित अवधि में समेटकर नाटक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उपन्यास को बेहद निर्ममता से काटना। जब उपन्यास देखो, उपन्यास तो कितना भी बड़ा लिखा जा सकता है, ठीक है? उसकी समय की कोई मतलब सीमा नहीं होती है। लेकिन जो नाटक होता है ना, आप जानते हैं जो फ़िल्म वग़ैरह या नाटक जो होता है, फ़िल्म भी हम कहीं न कहीं एक नाटक का रूप ही है। और वो 2 ढाई घंटे के लिए हमें उसे सीमित करना पड़ता है क्योंकि उसको रंगमंच प्रदान करना होता है। और रंगमंच पे भई ऐसा तो है नहीं कि 7-8 दिनों तक एक नाटक चलता ही रहेगा, है ना? ना तो जनता के पास इतना टाइम होता है और ना ही इतना कोई मेहनत कर सकता है। और उसके लिए बहुत सारी जो है खर्चा भी करना पड़ता है ना? रंगमंच प्रदान करने के लिए। बदलना या नए ढंग से लिखना मेरी मजबूरी थी। इस प्रयास में मुझे बराबर सहयोग मिला नाटक की निर्देशिका। नाटक की निर्देशिका कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट देखिए, श्रीमती अमाल अलाना और प्रेम मटियानी। ठीक है? ये नाटक की निर्देशिका हैं। यहाँ पर आप हाइलाइट कर लीजिए। आगे उनके साथ निरंतर विचार-विमर्श करके जो आलेख तैयार किया, रिहर्सल के दौरान उसमें भी अनेक संपादन संशोधन करने पड़े। मंच के लिए आलेख के अंतिम रूप तक आने के में अमाल अलाना और मटियानी के सक्रिय सहयोग के अतिरिक्त विजय कश्यप विजय कश्यप और डॉक्टर दोल का योगदान भी उल्लेखनीय है। शायद दुनिया के हर नाटक को कागज़ तक पहुँचने में इसी प्रकार के सहयोगी प्रयासों और सुझावों से गुज़रना पड़ता है। ठीक है? मतलब मन्नू भंडारी जी का कहना है उपन्यास लिखना कहीं न कहीं थोड़ा-सा सरल है, लेकिन नाटक लिखना उतना ही कठिन भी है और उसके लिए हमें कहीं न कहीं सहयोगियों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है? अकेले नहीं कर सकते।
आगे मंच प्रस्तुति के बाद, ये मंच प्रस्तुति से पहले और मंच प्रस्तुति के बाद में दोनों में की भूमिका आपको याद रखनी है। आखिर आखिर महाभोज मंचित हुआ, ठीक है? ये लेखिका जी कहती हैं कि मंच प्रस्तुति के बाद में वो कहती हैं कि और आखिर हमारा जो महाभोज है वो मंचित हो गया। अगर पत्र-पत्रिकाओं, नाट्य समीक्षकों और सबसे अधिक दर्शकों की प्रतिक्रियाओं पर विश्वास किया जाए, तो ये नाट्य जगत की एक अभूतपूर्व घटना है। आलेख, निर्देशन, मंच सज्जा, प्रकाश योजना और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंगमंडल से सधे और मंजे हुए कलाकारों का अभिनय, सभी बातों का कुछ ऐसा संतुलित तालमेल बैठ गया था कि नाटक के प्रभाव ने एक बार तो दर्शकों को स्तब्ध कर दिया। वाच्य की प्रासंगिकता को देखते हुए यह विश्वास तो हम सभी को था कि दर्शक सहज ही इसके सहभागी हो जाएंगे, लेकिन नाटक इस हद तक उनको आंदोलित और उद्वेलित कर देगा, इसकी कल्पना नहीं की थी। वस्तुतः इस प्रभाव उत्पादक सफलता का श्रेय इसकी प्रस्तुति को ही है। यहाँ पर आप अच्छे से समझ सकते हैं 1982 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और 1982 के समय पे आप जानते हैं हमारे ना तो ये सोशल मीडिया था और ना ही उस वक़्त टेलीविज़न अगर था भी तो घर-घर में नहीं था। मतलब हर लोगों की पहुँच तब तक नहीं थी, है ना? अखबार वगैरह तक सब तक इतनी पहुँच नहीं थी और ना ही इतने पढ़े-लिखे लोग थे। तो उस वक़्त जो नाटक मंचित किए जाते थे ना और जो पब्लिक उनको देखती थी, इसमें राजनीतिक जो घटनाएँ थी उनको प्रस्तुत किया गया था और लोगों के अंदर कहीं न कहीं जब उन्होंने देखा असली राजनीति की जो असली लड़ाई है, जो असली चीज़ें जब उनके सामने आई तो उनको क्या हो गए, वो आंदोलित हो गए और उद्वेलित हो गए, बहुत उत्साहित हो गई पब्लिक, ठीक है? जैसा कि आजकल हो सकता है लेकिन अब क्या है कि घर-घर में टीवी है तो उतना ध्यान कोई देता नहीं है। आगे लेकिन नाटक की ये सफलता आज मेरे लिए एक सीमा भी बनाएगी। सच पूछिए तो अमाल ने जिस लगन, परिश्रम और व्यक्तिगत लगाव इसे मंच रूप दिया, उसके बाद कुछ भी कहना मेरे लिए शायद उपलब्धि था। हाँ, एक असहमति जो मुझे प्रारंभ में थी, आज भी है, पूरे ना सूत्रधार की कोई संगति और सार्थकता में नहीं नहीं समझ पाई। आगे कहती हैं कि तटस्थ दर्शक की तरह देखकर समेटने के लिए उन्हें सूत्रधारी की आवश्यकता महसूस हुई और यह काम उन्होंने मध्यवर्गीय प्रबुद्ध शोध छात्र महेश से लिया। ठीक है, महेश का नाम इसमें याद रखना। तटस्थ दर्शक की तरह देख करके समेटने के लिए उन्हें सूत्रधारी की आवश्यकता महसूस हुई और यह काम उन्होंने किसको दिया? तो ये महेश से लिया ताकि पूरे नाटक को एक एंगल दिया जा सके। मेरे विचार से इस प्रकार के केंद्रीय पात्र विहीन और स्थिति प्रधान नाटकों में दर्शक स्वयं सीधे स्थितियों के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है, उनका सहभागी हो जाता है और स्वयं ही केंद्रीय पात्र की भूमिका निभाने लगता है। इसके अतिरिक्त नाटक की समाप्ति पर सूत्रधार का शब्दहीन संवाद इस बात को तो स्पष्ट कर देता है कि स्थितियां अब कहने सुनने से परे चली गई हैं, लेकिन इससे उपन्यास में विद्रोह और संघर्ष की जिस निरंतरता की ओर संकेत है वह कहीं ना कहीं धुंधला होकर टूटता सा लगता है। बेहतर तो यही होता कि महेश किस प्रकार बिंदा के संघर्ष को आगे बढ़ाने वाली कड़ी के रूप में उभर कर आता है। बिंदा इसका एक पात्र है, पात्र आप जरूर देख लेना, वीडियोस में डाल चुकी हूँ और इस विश्वास की पुष्टि करता है कि विद्रोह की आग दबाई तो जा सकती है, लेकिन पूरी तरह से कुचली नहीं जा सकती। ठीक है? जैसे कि अभी हमारी जो अब आप देख सकते हैं जो हमारे वर्तमान में जगह-जगह जो आग लग रही है, ठीक है? उसको दबाया तो जा सकता है प्रशासन के द्वारा, लेकिन पूरी तरह से कुचला नहीं जा सकता है। बहरहाल दिल्ली के दर्शकों ने जिस गर्मजोशी और लगाव भरे उत्साह से इस नाटक का स्वागत किया, ठीक है? दिल्ली का नाम इसमें आता है, थोड़ा याद रखना। इससे दिल्ली में इसके अनेक प्रदर्शन होने की संभावना बढ़ गई। बम्बई, कलकत्ता, पटना 3 शहरों के नाम इसमें दे रखे हैं, इनको ध्यान रखना। दिल्ली के अलावा बम्बई, कलकत्ता और पटना आदि शहरों से लगातार इसके आलेख की माँगें आ रही हैं और निश्चित है कि वहाँ भी इसका मंचन होगा। ठीक है? मन्नू भंडारी जी क्या कहती हैं कि जब इसका एक जगह मंचन किया गया, तो वहाँ पर लोगों ने इसे इतना ज़्यादा पसंद किया कि अलग-अलग शहरों में भी इसे मंचित करने के लिए माँगें उठने लगी क्योंकि वो भी राजनीति का जो असली स्वरूप था उसको देखना चाहते थे। लेकिन क्या यह नाटक कभी उन लोगों तक पहुँच पाएगा? मन्नू भंडारी जी कहती हैं कि क्या यह नाटक कभी उन लोगों तक भी पहुँच पाएगा जिनकी व्यथा कथा इसमें है? इस बात का मुझे पूरी तरह अफ़सोस है। इस बात का मुझे पूरी तरह एहसास है कि अल्प साधनों वाली छोटी-छोटी रंग मंडलियों के लिए इस तरह के बहुपात्रीय और रंगस्थलीय नाटकों का मंचन मात्र ही अपने आप में एक भारी समस्या है। क्योंकि आप जानते हैं इसके अंदर बहुत सारे पात्र रखे गए हैं, कि मंत्री हो गया और मंत्री के आदमी हो गए, सिपाही हो गए, जो भी राजनीति में कहीं न कहीं सहभागी होते हैं, बहुत सारे पात्र इसके अंदर हैं। और बहुत सारे पात्रों को लेकर के एक रंगस्थलीय नाटक का मंचन करना अपने आप में एक भारी समस्या है, ये कौन कहती हैं?
लेखिका कहती हैं। लेकिन साथ ही यह भी सच है कि इस तरह के नाटक की रंगमंच के लिए चुनौती भी होते हैं और नए-नए मंच कौशल या तकनीकी इजाद के लिए प्रेरणा स्रोत भी होते हैं। आज देश के नए-नए मंच कौशल या तकनीकी इजाद के लिए प्रेरणा स्रोत भी। आज देश के अनेक भागों में कई नाट्य मंडल ऐसे भी हैं जिनके लिए नाटक मात्र एक कला, अभ्यास ही नहीं बल्कि सामाजिक जागृति और संघर्ष का हथियार भी है। इनमें से यदि कुछ अपने-अपने क्षेत्र में महाभोज का मंचन करें, तो यह तय है कि प्रस्तुति इतनी भव्य, कलात्मक और सफल नहीं होगी, पर शायद सार्थक अधिक हो क्योंकि मूलतः यही इस नाटक की आत्मा की मांग है। बड़े-बड़े नगरों के सभ्य नागरिकों के लिए महाभोज की तकलीफ एवं संघर्ष सुपरिचित स्थिति से दिल दहला दहला देने वाला है, लेकिन मात्र एक कलात्मक साक्षात्कार भर है, जबकि देश की संघर्षरत जनता के लिए साहस और प्रतिरोध का हथियार भी है। मन्नू भंडारी जी ने भई इतनी बड़ी तो इसकी भूमिका लिखी आप समझ सकते हैं, नाटक भी काफ़ी लंबा-चौड़ा है, ठीक है? और उपन्यास भी अगर आपने कभी पढ़ा होगा, कभी फ्री हो जाओ तो पढ़ लेना। तो यहाँ पर हमारी जितनी भी नाटकों की भूमिका थी, 14 हमारे नाटक लगे हुए हैं सिलेबस में, 14 की 14 की भूमिका नहीं है, ठीक है? जितनी भूमिका थी वो मैं आपको करा चुकी हूँ और यहाँ से आपके कम से कम 4-5% है जो आपको देखने को मिलेंगे। तो ज़रूर देख लेना और बताना मुझे कमेंट में आपको क्लास कैसी लगी? क्या उपन्यास या कहानियों की भी आपको इस तरह की क्लास चाहिए? तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और लाइक सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, शेयर कर देना, हाइप ज़रूर कर दिया करो, ठीक है?